जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जाती है, जिसे हम लोग कवर करते आ रहे थे। लेकिन कुछ दिनों से जो है क्लास नहीं आ रही थी एप्लीकेशन पे भी, और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी क्लास नहीं आ रही थी। तो हम लोग अब उसी के संबंधित आज हम लोग बात करेंगे सोशल साइंस का पोर्सन, और जिसमें हम लोग कवर करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। कुल 50 क्वेश्चन होंगे। ये जो है 20 मई को एप्लीकेशन पे करवाया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दिए हैं, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? देखिए, हिमालय को अनेक वर्गों में विभाजित किया गया है। अनेक वर्गों के मतलब उसे स्थलीय के दृष्टिकोण से, नदी के दृष्टिकोण से। इस क्वेश्चन में नदी के दृष्टिकोण से पूछा गया, तो हम लोग नदी के दृष्टिकोण से बात करेंगे। तो आपको ये जानना चाहिए, हिमालय को जो है नदी के दृष्टिकोण से कुल 4 भागों में विभाजित किया गया है। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो इसमें से पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज के मध्य जो है उसे पंजाब हिमालय बोलते हैं। ठीक है, और फिर आ जाइए काली और तिस्ता। काली और तिस्ता के मध्य जो है उसे नेपाल हिमालय बोलते हैं। अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद है सतलज और काली। सतलज और काली के मध्य जो है उसे कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। ठीक है, और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र या तिस्ता और दिहांग दिया हो रहता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग असम हिमालय। तो इसका आंसर आप लोग को पता चल गया होगा। कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच की स्थित है? तो सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो पारसनाथ पहाड़ी जो है वो झारखंड में है, आपको जानकारी होना चाहिए। और आपसे पूछा जा सकता है कि पारसनाथ पहाड़ी का संबंध किस धर्म से है? तो पारसनाथ पहाड़ी का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। ठीक है, जैन धर्म से है, और इसकी ऊंचाई जो है 1365 मीटर है। कितना है? 1365 मीटर। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। तो जिसका उद्गम मैदान से होता है उसे चिन्हित करना है। तो एकमात्र सहायक नदी जो गोमती है, जिसका उद्गम जो है यूपी के पीलीभीत जिला के फुलहर झील से होती है। किससे होती है? यूपी के पीलीभीत जिला के फुलहर झील। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, फुलहर झील से होती है गोमती नदी का उद्गम, और ये गंगा की सहायक नदी है, और ये मैदानी क्षेत्र में रहती है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी आप लोग को पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमयुंगडुंग हिमनद से निकलती है। किससे निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमयुंगडुंग हिमनद से निकलती है तिब्बत में, और ब्रह्मपुत्र नदी। और ये जो है ऐसे घूम के अरुणाचल प्रदेश से होते हुए नीचे यहाँ बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। आप लोग थोड़ा सा मैप अपने माइंड में लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से न्यागरा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है? तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? चित्रकूट जलप्रपात। और बात आ गई न्यागरा जलप्रपात की, तो न्यागरा जलप्रपात जो है वो अमेरिका और कनाडा की बाउंड्री पर है। कहाँ है? अमेरिका और कनाडा के बाउंड्री पर, यानी तट पर न्यागरा जलप्रपात है। और ये घूमने फिरने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है, जिसकी वजह से चित्रकूट जलप्रपात को भी न्यागरा जलप्रपात कहा जाता है, क्योंकि भारत में घूमने फिरने की दृष्टिकोण से चित्रकूट जलप्रपात भी बहुत ही अच्छा जगह है। ठीक है, और चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती नदी जो हो जाएगा वो छत्तीसगढ़ में, इसे भी नोट कर लीजिएगा। इंद्रावती नदी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? दैनिक तापांतर मतलब दिन में और रात में ताप का अंतर, उसे ही बोलते हैं दैनिक तापांतर। मतलब सुबह में ताप बहुत ज़्यादा है और रात में ताप बहुत कम हो जाता है। ऐसा जो है ना, अधिकतम जो होता है मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है, और इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र। नेक्स्ट है, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा तथा चीखता साठा क्या है? तो यह एक पछुआ पवन है। क्या है? यह एक पछुआ पवन है। आप लोग को ग्लोब अगर ध्यान में हो, ये हो गया विषुवत रेखा, और आपको पता होगा ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो 90 डिग्री तक उत्तरी गोलार्ध भी होता है, 90 डिग्री तक दक्षिणी गोलार्ध भी होता है। इसी में जब आप 40 यानी 30 प्लस जाइएगा, तो 30 डिग्री से ऊपर और 60 डिग्री के बीच में जाइएगा दक्षिणी गोलार्ध। मेनली रूप से जो है ये तीनों
गरजता चलीसा, प्रचंड पचासा और चिकता साटा ये मेनली रूप से दक्षिणी गोलार्ध में होता है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में भी माना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में होता है, क्योंकि इसका प्रकोप जो है अधिक दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाता है। ठीक है, तो 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में जो पवनें बहती हैं, जो पछुआ पवन बहती है, उसे ही गरजता चलीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र बादलों की दिशा एवं गति मापती है? तो बादलों की दिशा एवं गति मापती है नेफोस्कोप। रेन गेज पता है, वर्षा से संबंधित है, और सिस्मोग्राफ भूकंप से संबंधित है। आइसोस्कोप के बारे में मुझे भी नहीं पता है, आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। झारखंड स्थित घाटशिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड स्थित घाटशिला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि तांबा के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनकरणीय ऊर्जा के उदाहरण नहीं है? देखिए, नवीनकरणीय ऊर्जा और एक होता है अनवीनकरणीय ऊर्जा। नवीनकरणीय ऊर्जा का मतलब आप ये समझते हैं ऐसी ऊर्जा जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, एक बार यूज करके फिर से उसको रीयूज कर सकते हैं, फिर से रीयूज कर सकते हैं। लेकिन अनवीनकरणीय ऊर्जा जिसका उपयोग हम एक बार कर लिए तो उसका आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हो गया पेट्रोलियम, और फिर हो गया कोयला, डीजल, ये सब अनवीनकरणीय ऊर्जा में आएंगे। नवीनकरणीय ऊर्जा में सौर्य ताप, भूतापीय, पवन ऊर्जा, ये सभी आ जाएगा। ठीक है, तो इस अनुसार इसका आंसर क्या होगा? इस अनुसार इसका आंसर हो जाएगा सेल गैस। एक बार प्रयोग कर लेंगे तो फिर प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, राज्य केंद्र शासित प्रदेश से में सर्वाधिक लिंगानुपात में तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? देखिए, राज्य या नहीं होना चाहिए, राज्य और होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, तो एक नंबर पे आपको पता है कि केरल आएगा, जिसका कितना है 1084 महिला प्रति 1000 पुरुष है लिंगानुपात। 2 नंबर पे आ जाएगा पुडुचेरी, पुडुचेरी का है 1037। फिर 3 नंबर पे आपका आ जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु का है 996। 4 नंबर पे आ जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का है 993। ठीक है, लेकिन अगर भारत का लिंगानुपात पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार, वो है 943 व्यक्ति प्रति 1000, 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। तो इस अनुसार इसका आंसर आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर सी जो इसका तमिलनाडु आंसर हो जाएगा, जिसका कितना है 996। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ जो है ये किया गया है 2000 ईस्वी में। कब किया गया? 2000 ईस्वी में। और ये कौन किए थे? ये किए थे अटल बिहारी वाजपेयी, और ये किए थे अपने जन्म दिवस के शुभ अवसर पर। जन्म दिवस का शुभ अवसर यानी 25 दिसंबर 2000 को जो है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ किया गया है। और मोदी जी को भी देखते होंगे अपने जन्म दिवस पर कोई ना कोई योजना लाते हैं, भले वो सक्सेस हो या ना हो। चौकपूर्णा किस राज्य की लोक कला है? चौकपूर्णा जो है ऑप्शन के अनुसार उत्तर प्रदेश की लोक कला है, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए ऑप्शन अगर उत्तर प्रदेश नहीं रहता है तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये चारों राज्यों में चौकपूर्णा लोक कला है। ठीक है, कौन कौन सा लिख लीजिए कॉपी में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जर्मनी का मुद्रा है? आप लोग को पता होगा जर्मनी का मुद्रा है यूरो, पता है ना, लेकिन ऑप्शन में यूरो नहीं है। आप क्या आंसर लगाइएगा, आप मुझे बताइए। तो वर्तमान में जो है जर्मनी का मुद्रा यूरो है, लेकिन ऑप्शन में है क्रोन, दिनार, पाउंड, ड्यूस मार्क। इसका आंसर हो जाएगा ड्यूस मार्क। अब बोलिएगा कैसे हो जाएगा ड्यूस मार्क? ड्यूस मार्क इस वजह से होगा क्योंकि 2002 से पहले जर्मनी की मुद्रा ड्यूस मार्क हुआ करती थी, 2002 के बाद जर्मनी की मुद्रा यूरो हो गई है। ठीक है, विक्टोरिया राजधानी है किसकी? तो विक्टोरिया जो राजधानी है वो है हांगकांग की। किसकी राजधानी है? हांगकांग की राजधानी है विक्टोरिया। ठीक है, साइप्रस की राजधानी निकोसिया होगा, और सीरिया की राजधानी दमस्क, हाँ दमस्क होगा। यमन की राजधानी आप मुझे कमेंट में बताइए। जो भी कमेंट में बोलता हूँ बताने के लिए उसे बताना है। ठीक है, नहीं पता है तो सर्च करके बताना है, चाहे कहीं से भी। मतलब मेरा मोटिव ये है कि मैं अगर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो वो आपको जानकारी होना चाहिए, चाहे आप कहीं से भी जानकारी लें। मेरे से जानकारी प्राप्त होता है तो लें, कहीं से भी मिलता है उसका जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, कोई नहीं जानता है। नेक्स्ट मिलान करना है। कालीबंगा जो है, कालीबंगा हो जाएगा आपका राजस्थान, रंगपुर हो जाएगा गुजरात, रोपर हो जाएगा पंजाब, आलमगीरपुर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये आप खुद ही मैच कीजिएगा, मैं इसलिए आप लोग पे छोड़ देता हूँ मैच करने के लिए कि कम से कम 1 से 2 बार आप इसे देखिएगा तो सही। एक बार में नहीं मैच हो रहा है तो दोबारा देखिएगा कि कालीबंगा राजस्थान में है, रंगपुर गुजरात में है, रोपर पंजाब में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। तो 3 हो गया, फिर रंगपुर का 1 हो गया, 3, 1, 2, 4, अब मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? सबसे पहले ये बताइए कुषाणों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? कुषाणों की प्रथम राजधानी
फिरोजपुर पेशावर में थी, लेकिन द्वितीय राजधानी की बात की गई है तो ये थी मथुरा में। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन नहीं थे? देखिए, गौतम बुद्ध के समकालीन आपको पता होगा बिंबिसार जो है गौतम बुद्ध का बहुत अच्छा मित्र थे। तो ये जो है मगध दिए थे गौतम बुद्ध को अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। तो गौतम बुद्ध यहीं मगध से प्रचार प्रसार करते थे अपने धर्म का। और बिंबिसार के समकालीन थे साइरस द्वितीय और जरकसिस, ये दोनों जो है बिंबिसार के समकालीन थे। और बिंबिसार जो थे गौतम बुद्ध के समकालीन थे, मतलब साइरस द्वितीय, जरकसिस और बिंबिसार तीनों जो हुए गौतम बुद्ध के समकालीन हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा दारा तृतीय, जो कि गौतम बुद्ध के समकालीन नहीं थे। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? स्टोलिन को माना जाता है। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? स्टोलिन। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किनकी रचना है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किनकी रचना है बताइए? यह है कार्ल मार्क्स की। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये जो है कार्ल मार्क्स की रचना है। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस जो हुआ था, देखिए इसके पीछे एक कहानी है यूरोप का, ठीक है, यूरोप का एक कहानी है इसके पीछे, हाँ, जो मुझे अच्छे से अभी याद नहीं है, इसलिए मैं गलत नहीं बताऊंगा। बाकी इसका आंसर बता देता हूँ। वियना कांग्रेस जो हुआ था ये 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में। आगे बढ़ते हैं। खतौली का युद्ध किस सल्तनत कालीन सुल्तान के समय में हुआ था? तो खतौली का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के समय में। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हुआ था 1517 से 18 में खतौली का युद्ध, ठीक है। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की जीत हुई थी, ठीक है। पदावली गीतों का संकलन है, तो पदावली जो है गीतों का संकलन है। किसके गीतों का? मीराबाई के गीतों का संकलन है पदावली। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर ने कब किया था? तो मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर ने 1577 यानी 1577 ईस्वी में किया था। किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष की नियुक्ति की चर्चा की गई है, थोड़ा सा जानकारी लेना चाहिए आप लोग को। आज़ादी से पहले मात्र 3 ऐसी महिलाएं थीं जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। प्रथम महिला जो कि 1917 कोलकाता अधिवेशन में डॉक्टर एनी बेसेंट। दूसरी महिला 1925 कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू। तीसरी महिला 1933 कलकत्ता में नलिनी सेन गुप्ता, ठीक है, नलिनी सेन गुप्ता। तो इसका आंसर प्रथम महिला का अध्यक्ष था तो 1917 हो जाएगा। अगर इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे, किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, यहाँ पे भारतीय डाल देगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1925 कानपुर, क्योंकि सरोजिनी नायडू जो थी वो भारतीय थी और ये प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा समाज में समर्थन किया था, तो ब्रह्मा समाज जो है इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और ये समर्थन करते थे अंग्रेजी शिक्षा का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी शिक्षा व अंग्रेजी भाषा का। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो मंगल पांडे को जो है, मंगल पांडे आपको पता होगा इसकी कहानी। कहानी ये थी कि इनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था सेना में और मंगल पांडे को जानकारी मिलता है कि जो कारतूस हैं उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिलाया हुआ है, जिसकी वजह से वो मना करते हैं उस कारतूस से यानी उस राइफल का उपयोग करने से और उन पर दबाव बनाया जाता है बार बार। तो जब दबाव बनाया जाता है तो वो अपने ही हथियार से जो सेनापति थे अंग्रेज के उनकी हत्या कर देते हैं और हत्या ये करते हैं 29 मार्च को। कब करते हैं? 29 मार्च 1857 को हत्या करते हैं और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अप्रैल 1857। बाकी आपको पता होगा कि 34वीं इन्फेंट्री से मंगल पांडे बिलोंग करते थे, घर इनका यूपी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कब किया था? महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ किया था? सबसे पहले कहाँ किया था ये जान लीजिए, दक्षिण अफ्रीका में। और कब किया था? ये किया था 1894 में। जब 1893 में वो एक केस से संबंधित दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो उसी के बाद 1894 में उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। और इसकी स्थापना मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रताप समाचार पत्र के संपादक थे, तो प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ये थे
गणेश शंकर विद्यार्थी। और प्रताप समाचार पत्र की जो स्थापना हुई थी कानपुर में, यह हिंदी भाषा की समाचार पत्र है और इसकी स्थापना जो 1913 में हुई थी, यानी प्रकाशित 1913 में हुआ था। नेक्स्ट है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किनकी कृति है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है यह है नेल्सन मंडेला की कृति। संघीय कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो संघीय कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है ये बताइए? तो ये निहित होती है राष्ट्रपति में। किसमें? राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है मूल संविधान में लोकसभा सदस्य की संख्या निर्धारित की गई है। तो देखिए इसे जानना जरूरी है आप लोग को कि मूल संविधान में लोकसभा सदस्य की संख्या जो निर्धारित की गई थी वो 500 की गई थी, लेकिन एक संविधान संशोधन होता है 7वां संविधान संशोधन 1956, जिसमें लोकसभा सदस्य की संख्या कर दी गई थी 525। और एक संविधान संशोधन होता है 31वां संविधान संशोधन 1972, जिसमें लोकसभा सदस्य की संख्या कर दी गई थी 545। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है ये जानकारी लेना आप लोग को बहुत ही जरूरी है। यह संबंधित है अस्पृश्यता प्रतिषेध से। किससे? अस्पृश्यता प्रतिषेध से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किस मौलिक अधिकार प्राप्ति के लिए उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। नेक्स्ट सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई थी? ये की गई अनुच्छेद 39 में। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर के द्वारा विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से संकल्प पारित किया जाता है। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? तो राज्यपाल जो मनोनीत करते हैं इसमें मनोनीत करते हैं कुल संख्या का 1/6 भाग। लोकपाल अध्यक्ष व सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकपाल अध्यक्ष व लोकपाल के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु जो है वो है 45 वर्ष। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कितने तक के मामलों का निपटारा करती है? तो ये करती है 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की। राष्ट्रीय आपात के समय, तो राष्ट्रीय आपात के समय क्या होता है कि राज्य की कार्यपालिका संघ यानी कार्यपालिका शक्ति जो है वो संघ कार्यपालिका शक्ति के अधीन आ जाती है। क्या हो जाता है? अधीन आ जाती है। मतलब इसका अर्थ ये है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो संघ के कार्यपालिका के अनुसार चलती है। अब ऐसा कैसे कह सकते हैं? जैसे कि ये कोरोना का समय आया था और कोरोना के समय में आप ध्यान दिए होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो आदेश जारी करती है, जैसे लॉकडाउन, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लॉकडाउन आदेश जारी कर दिया वो राज्य को मानना पड़ता है। तो आपात की स्थिति में जो है राज्य को सेंट्रल की बात मानना पड़ता है, यानी उसके अधीन ही काम करना पड़ता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ करने वाला दूसरा राज्य, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ अगर प्रथम राज्य पूछा जाए वो राजस्थान में हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को, लेकिन दूसरा राज्य पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश में हुआ था 11 अक्टूबर 1959। ठीक है। उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों का पुनरावलोकन किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 137। पुनरावलोकन का मतलब है एक बार अगर वह आदेश सुना देता है तो वो फिर से उस चीज़ पे आदेश सुनाने के लिए सक्षम है अगर उच्चतम न्यायालय की इच्छा हो तो। किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया? आपको पता होना चाहिए शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत दिया गया और ये भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध मेघालय से नहीं है? तो मेघालय से किस वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध नहीं है? वो है ज्ञान भारती रिजर्व। ठीक है, ज्ञान भारती रिजर्व का संबंध मेघालय से नहीं है, लेकिन सीजू वन्यजीव अभ्यारण्य, नरपूह वन्यजीव अभ्यारण्य, नोगर खाइलम वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तीनों का संबंध है मेघालय से। माउंट थुलियर अवस्थित है, तो माउंट थुलियर जो अवस्थित है कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है आपका ग्रेट निकोबार में। कहाँ अवस्थित है? ग्रेट निकोबार में। घाघरा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो घाघरा नदी जो है वो बिहार के छपरा में आकर गंगा से मिलती है, बिहार के छपरा में। निम्नलिखित में से गंगा का कौन सा मैदान सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो गंगा का मध्य गंगा का जो मैदान है वो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता है? सर्वाधिक महिला साक्षरता जो है बिहार के मुंगेर जिले में है।
नेक्स्ट है पोंग परियोजना किस राज्य में है, तो पोंग परियोजना जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पे पूछा जाए तो ये है ब्यास नदी पे। ठीक है, तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जो इसे खरीद के नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ख़रीदने में आपका जो है 149 रुपया लग जाएगा, पर मंथ लग जाएगा, और उस अनुसार से अगर देखा जाए तो 1800 रुपये का साल लग जाएगा। और कोई एग्ज़ाम तो है नहीं तो कंटिन्यू आपको ख़रीदना ही पड़ेगा, और एग्ज़ाम हो भी जाता है तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं आप लोग के लिए खर्च कर रहा हूँ, अभी 2 मंथ से मैं खर्च कर रहा हूँ, और ये सेट 19वां सेट हो जाएगा, और एक मंथ में सिर्फ 20 सेट दिया जाता है, यानी एक सेट और है आप लोग के लिए इस मंथ का। नेक्स्ट मंथ का भी सेट स्टार्ट हो गया है 22 मई से, जो मैं अभी बाय नहीं किया हूँ, जिसके बारे में मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम फिर से बाय करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।